और एक तरफ वो लोग हैं जो बिहार को 30 साल मतलब अपने 15 साल को छोड़ करके दूसरे के 15 साल के कार्यकाल में क्या हुआ था उसको गिना रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं पुराने दौर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो नए दौर में बिहार को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अन्य चुनाव की तरह हम भाजपा के एजेंडे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने एजेंडा सेट किया है और बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही है या बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। तो यह जो एक बदलाव आया है नैरेटिव के तौर पे और लोगों के भीतर जो एक कमिटमेंट दिख रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो है एक संकल्प लेते हुए वो दिख रहे हैं, ये एक बहुत सकारात्मक संकेत है बिहार चुनाव। ये जो एलजेपी बीजेपी है ना, गंगाधरी शक्तिमान है। पर देखिए ब्याह शादी का मामला नहीं है ना कि जो है लड़का लड़की का ब्याह हो रहा है, ये एक पॉलिटिकल अलायंस है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए बेगूसराय से। पहले फेज़ का चुनाव प्रचार थम चुका है और हम अभी बेगूसराय में हैं, तो बेगूसराय में बात कर रहे हैं कन्हैया से। क्या इस बार समझ में आ रहा है? पहला फेज़ का तो चुनाव जिस तरीके से विपक्ष ने, आप लोगों ने एजेंडा सेट किया, रोजगार का मसला आकर के खड़ा हो गया है। देखिए यही इस बार इस चुनाव में हम लोगों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अन्य चुनाव की तरह हम भाजपा के एजेंडे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने एजेंडा सेट किया है और बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही है या बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि मुझे लगता है कई दशकों के बाद बिहार में जो एक पारंपरिक राजनीति होती थी कि सारा का सारा प्रचार, प्रोपेगेंडा और डिस्कोर्स जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूमता था, उससे बाहर निकल करके ये इस बार काम पे, पलायन पे, बिहार के विकास पे, उसके इर्द गिर्द पहुंचा है। और सीधे सीधे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि दो तरह के लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है। एक तरफ हम लोग हैं जो हमारे सारे के सारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आप देखेंगे तो वो जय जवान, जय किसान और जय संविधान के इर्द गिर्द घूमता है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि उनका पूरा का पूरा डिस्कोर्स जो है वो हिंदू और मुसलमान के इर्द गिर्द घूमता है। तो यह जो एक बदलाव आया है नैरेटिव के तौर पे और लोगों के भीतर जो एक कमिटमेंट दिख रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो है एक संकल्प लेते हुए वो दिख रहे हैं, ये एक बहुत सकारात्मक संकेत है बिहार चुनाव के संदर्भ में। 2019 का चुनाव भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ भी आए थे, आपकी सभाओं में भी बहुत भीड़ जुट रही थी, मगर वोट में टर्नअप नहीं हो पाई। ये जो भीड़ जुट रही है, क्या आपको लग रहा है वाकई भीड़ जो है वो वोट में टर्नअप हो पाएगी? देखिए किसी भी चीज़ के होने की अपनी एक प्रक्रिया होती है। जैसे सिर्फ आटे से तो रोटी नहीं बन जाएगी, पानी चाहिए, उसको गूंदना पड़ेगा, फिर बेलना पड़ेगा, फिर आग चाहिए, तवा चाहिए कि उसको हम पका सकें, वो एक प्रक्रिया होती है। हम लोग लगातार जो एक प्रयास कर रहे हैं और ये 2014 से पहले भी कर रहे थे, 2014 में भी ये करने की कोशिश की, 2019 में भी करने की कोशिश कर रहे थे और 2020 में भी कर रहे हैं कि देश बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, तकनीकों का विकास हो चुका है, नए तरह का क्लास सोसाइटी में पैदा हो चुका है, नए तरह का एस्पिरेशनल यूथ जो है समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, बिहार एक युवा राज्य है। तो राजनीतिक परिभाषा भी बदलनी चाहिए, राजनीतिक नैरेटिव भी बदलना चाहिए, राजनीतिक टर्मिनोलॉजी भी चेंज होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि लोगों का जो रिस्पांस मिला था 2019 में, भले हम चुनाव नहीं जीते, वही एक आधार बना है कि धीरे धीरे अब जब हम 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव को देख रहे हैं तो पॉलिटिकल नैरेटिव बदला है। जैसे मैं बेगूसराय का ही उदाहरण दूं आपको, जब हम लोग बोल रहे थे बेगूसराय में विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे थे तो लोग विश्वास नहीं जता रहे थे, लेकिन 2019 के बाद 20 आते आते ये बेगूसराय का अपने आप एक मुख्य डिमांड बन गया कि दिनकर जी के नाम पे यहाँ एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। यहाँ तक कि आप भाजपा वाले से भी बात कीजिएगा तो वो भी कहेगा कि नहीं, बिहार में जो है, बेगूसराय में जो है एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, वो प्रक्रिया हम लोगों को लगातार करते रहनी पड़ेगी। और जिनको आप भीड़ कहते हैं, मैं उनको भीड़ नहीं कहता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऑड्स
और बहुत सारे हर्डल, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद राजनीति में खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं ना, वो भीड़ नहीं है, वो एक सचेत जनता है, एक सचेत नागरिक हैं वो लोग, क्योंकि वो भाड़े पे नहीं लाए गए हैं, उनको पैसा नहीं मिला है, उनको फूड पैकेट नहीं मिला है, उनके लिए बसेस नहीं भेजा गया है, अपना पेट्रोल खर्च करके, अपना काम कहिए कि नुकसान उठा करके, अपना खर्च करके वो जब हमारी रैलियों में आ रहे हैं, तो वो महज भीड़ नहीं है, बदलाव की चाहत रखने वाले लोग हैं। अगर वही लोग, वही नागरिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अगर तब्दील हो पाएँ, ये हमारी चुनौती है, ये हम लोगों के हिस्से का काम है जो हमको करना चाहिए। तो ये चुनाव जो है उसमें एक बड़ा बदलाव संभव है। यूथ पे आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, चेंज ऑफ जनरेशन भी है, चेंज ऑफ गार्ड भी है, तेजस्वी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का भी जिस तरीके से यहाँ यूथ की एंट्री हुई है, उस पूरे प्रकरण को और जिस हिसाब से एलजेबी एनडीए के भीतर रहते हुए भी जदयू के खिलाफ प्रत्याशियों को उतारना, उस पूरे पैटर्न को किस तरीके से देख रहे हैं, उस पूरे लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें कई सवाल है, इस एक सवाल में मैं पहले एलजेपी वाले सवाल को रिस्पॉन्ड करता हूँ। हमारे यहाँ तंज और व्यंग को बहुत पसंद किया जाता है। मैं एक बच्चे से बात कर रहा था आज शाम में, तो हम बोले कि बाबू बताओ बिहार चुनाव पे तुम क्या समझते हो। अच्छा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं खास करके आपके जो दर्शक हैं जो बिहार के बाहर हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बिहार इतना पॉलिटिकल जगह है, अगर चुनाव हो रहा है तो आप कहीं बैठे चुनाव की चर्चा होगी और हर जनरेशन के लोग, क्या बूढ़ा क्या बच्चा, उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो एक बच्चे को हमने पूछा कि ये सब हो रहा है, एलजेपी जो है, एलजेपी है, बीजेपी है, तो बोला सुनते हैं भैया, ये जो एलजेपी बीजेपी है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, एलजेपी ये बीजेपी है। एकदम इतना सपाट तरीके से इस बात को बोला है वो। तो मुझे लगा कि देखिए, राजनीतिक समझ है लोगों की और लोग ये बात समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें ना अलग 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 देखने की ज़रूरत नहीं है, ये लड़ाई बिल्कुल आर पार की है। एक तरफ वो लोग हैं जो बिहार में बदलाव चाहते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो बिहार को 30 साल, मतलब अपने 15 साल को छोड़ करके दूसरे के 15 साल के कार्यकाल में क्या हुआ था उसको गिना रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं पुराने दौर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो नए दौर में बिहार को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अंतर साफ साफ दिख रहा है और ये अपने आप में दिख गया है कि उनका विकास का जो वादा था वो टेस्टेड है, ट्रस्टेड नहीं है। और हमारा जो है वो टेस्टेड नहीं है लेकिन ट्रस्टेड अभी से ही दिख रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पुरानी राजनीति को छोड़ना चाहिए और नए दौर में नई राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो जो नौजवान आज राजनीति में दिख रहे हैं, चाहे तेजस्वी हों, चिराग हों या दूसरे भी लोग हों, सबसे पहले तो इस बात का वेलकम किया जाना चाहिए कि जब समाज बदल रहा है, जनरेशन बदल रहा है, तो नए दौर के पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य बात है। लेकिन उससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि चुनाव सिर्फ एक आयु वर्ग के लोग का तो है नहीं, ये सभी जनरेशन का चुनाव है। तो इसीलिए जब आप हम लोगों के घोषणा पत्र को देखेंगे तो ये इंक्लूसिव है, संकल्प पत्र को देखेंगे तो ये इंक्लूसिव है। हम नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे हैं तो ये यूथ स्पेसिफिक सवाल है, लेकिन हम पलायन को भी रोकने की बात कर रहे हैं जिसका असर सबके ऊपर होता है। आप देखिए, लॉकडाउन के दौरान जब लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे थे तो बच्चे भी तो थे माँ की गोद में, और वो एक दर्दनाक दृश्य आपने देखा होगा कि माँ की लाश पड़ी हुई है और बच्चा जो है चादर खींच रहा है। तो ये हर जनरेशन का चुनाव है, इसीलिए हमारा संकल्प पत्र भी इंक्लूसिव है। हमने वृद्धा पेंशन की भी बात की है, समान काम के समान वेतन की भी बात की है, नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने की भी बात की है। अभी चुनाव के दौरान वित्त रहित शिक्षक हम लोगों से मिलने के लिए आए थे, तो हमने वित्त रहित शिक्षकों का भी सवाल उठाया है, संकल्प पत्र में उसको भी शामिल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जो जनता का सवाल है, बिहार के लोगों का सवाल है, जो उनके फ्यूचर का सवाल है, बिहार को बेहतर बनाने का जो सवाल है, उसको हम इंक्लूसिव तरीके से तैयार किए हैं। आगे आगे जो है फेस के रूप में, ड्राइवर के रूप में यंग और नौजवान लोग दिख रहे हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारे साथ जो है एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं हैं। एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं और हर पार्टी में जो है आपको वो एक्सपीरियंस्ड लोगों की एक टीम दिखेगी जो पीछे से बैकग्राउंड से वर्क कर रही है। मुझसे ये सवाल कई बार लोगों ने पूछा, क्योंकि हमारे कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जैसे बेगूसराय में भी कई प्रत्याशी हैं। तो उनके बारे में कहा गया कि आप लोग नौजवान हैं और पुराने लोगों को जो है टिकट मिला है। तो हमने कहा कि जब बीमारी होती है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन जब होता है तो जो पहला पंथ पड़ता है, पहला जो खाना पड़ता है वो खिचड़ी होता है,
और वो खिचड़ी जिस चावल से बनता है वो पुराना चावल होता है। इसीलिए तो कहा जाता है, बिहार में कहावत है कि पुराने चावल का पंथ पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे बीच में कोई जनरेशन गैप है, ये एक इंक्लूसिव चीज़ है। क्योंकि समाज बदल गया है, देश बदल गया है, राज्य बदल गया है, तो चेहरे भी बदलने की ज़रूरत है, राजनीति भी बदलने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग किसी भी जनरेशन को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। पोस्ट सीए एनआरसी प्रोटेस्ट आपने पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से यात्रा निकाली, उसके बाद बहुत सारे आपके शुभचिंतक भी कि मतलब कन्हैया मोमेंटम नहीं बरकरार रख पाते हैं। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा और तमाम तरीके से आप कोविड के बाद बराबर, मगर उसके बाद कन्हैया कहीं बिहार के परिदृश्य में दिखे नहीं। देखिए, ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है। एक तो दिखने का और दिखाने का जो सवाल है वो मेरे नियंत्रण में है नहीं। इसकी वजहों पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि सीए एनआरसी के दौरान जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो लोग भी कवर कर रहे होंगे, आप भी कवर किए होंगे, तो ये बात बड़ा जोर दे करके कहते थे कि हम आपसे वोट लेने के लिए नहीं आए हैं और ये आंदोलन किसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है। और जब चुनाव होगा तब ये बात बोल करके हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे कि हम आपके लिए सीए एनआरसी में प्रोटेस्ट किए थे। और आप देख लीजिए, उस कमिटमेंट के साथ हम खड़े हैं। उस बात को हम लोग ना दोहरा रहे हैं, ना उसके आधार पे किसी से वोट मांग रहे हैं। रही बात मोमेंटम की, मोमेंटम हर किसी चीज़ का ब्रेक हुआ है। इकोनॉमी का ब्रेक हो गया है, पॉलिटिक्स का ब्रेक हो गया है। तो हम लार्जर देन लाइफ तो है नहीं। हम भी जो है लॉकडाउन के जो सारे नियम कानून है उसको फॉलो कर रहे थे, उसको मान रहे थे। कोई राजनीतिक गतिविधि हो नहीं रही थी तो हम भी नहीं कर रहे थे। लेकिन दिख नहीं रहे हैं, ये नैरेटिव खड़ा किया गया है। नहीं दिखने की दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि जो दिखाने वाले लोग हैं उनका इंटरेस्ट हमारे साथ नहीं था, है वो किसी और चेहरे के प्रति जो है उनका ध्यान आकर्षित हो चुका था और वो उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कर तो हम आज भी वही रहे हैं जो 3 महीने पहले कर रहे थे, अपने सीमित संसाधनों में लोगों की मदद। और आप हमारे क्षेत्र में जब घूम करके देखेंगे तो ये सवाल नहीं है, ये सवाल एक्चुअली फेसबुक और ट्विटर पे है। और इसकी पराकाष्ठा देखिए कि देश के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल ना पूछ करके लोग कन्हैया कुमार से सवाल पूछ रहे हैं, जो मुखिया भी नहीं है, मतलब सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है। तो सीमित संसाधन में ही लोगों की मदद कर सकते हैं, वो मदद कर रहे थे। लेकिन हम इस राजनीति के खिलाफ हैं कि जब आप किसी की मदद कर रहे हो तो उसका फ़ोटो खींच करके आप अपने ट्विटर पर डाल दें। क्योंकि ये ना बड़ा मुझे असंवेदनशील चीज़ लगता है कि आप किसी के प्रति दुख भी जब व्यक्त करते हैं तो उसका फ़ोटो लगा करके व्यक्त करते हैं। और आपको इमोजी लगाना भी याद रहता है। आप इतने दुखी हैं कि आप इमोजी लगाए बिना जो है आप अपना दुख नहीं व्यक्त कर सकते हैं। मुझे ये इतना भोंडा और भद्दा लगता है कि 1 दर्जन केला ले करके देते हुए 18 लोग जो है, मतलब 12 भी नहीं 18 लोग जो है उस इंसान के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। आप पत्रकार हैं और फोटो जर्नलिज्म भी किए होंगे, कभी उस चेहरे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए जो केला ले रहा है, और उसके मनोविज्ञान को भी समझने की कोशिश कीजिए जो केला दे रहा है। तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। लोग ये भी पूछेंगे कि अभी चुनाव के दौरान क्यों फ़ोटो डाल रहे हैं। तो चुनाव के दौरान प्रचार करना चाहिए, लेकिन बाहर के दौरान जब आप किसी की मदद कर रहे हैं तो प्रचार नहीं करना चाहिए। कोरोना के दौरान अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो प्रचार नहीं करना चाहिए। चुनाव के दौरान प्रचार करना चाहिए, इसलिए चुनाव प्रचार करते हुए फ़ोटो डाल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो लोगों की मदद कर रहे थे उसको प्रचारित नहीं करना चाहिए, इसलिए वो मदद करते हुए फ़ोटो नहीं डाले हैं। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। आप हमारे क्षेत्र में घूम करके देखिए, हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़मीन पे दिखते हैं, सबसे ज़्यादा वो लोगों के बीच में रहते हैं। और हम लोगों के पास जो है कोई ऐसी राजनीति तो है नहीं कि वरदान में मिल गई है। रोज़ माने राजनीति छोड़ करके बैठ जाने का ऑप्शन ही नहीं है। 24/7 जो है इस काम को करना होता है और हम लोग करते रहते हैं। आपकी पार्टी जब आप चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो आज आप लोग गठबंधन में हैं, एक महागठबंधन बना है। उसके लिए कहा गया, आपके लिए भी कहा गया कि भाई सीपीआई जो एक पार्टी है वो जात विशेष और जिला विशेष की पार्टी है। आपने सुना होगा, रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया कितना, मगर उसके बाद ये बहुत सारी बातचीत उठी। अब क्या रैंक एंड फाइल रिस्पॉन्ड कर रहा है उसी हिसाब से? देखिए, या जो वामपंथ का जो गठबंधन है, हाँ, जिनको आप लोग बहुत लंबे समय तक प्रतिगामी शक्तियां भी कहते रहे लेफ्ट के भीतर भी, तो वो फिर से उनके साथ, उन्हीं जातीय पार्टियों के साथ जाना? देखिए, एक तो बात यह है कि जो प्रतिगामी कहते रहे हैं आज वो ज़्यादा मित्रवत संबंध को मेंटेन करते हैं। मैं जिस पार्टी का मेंबर हूँ उस पार्टी का इतिहास ही यही है कि जब लालू जी की पहली सरकार बनी तो बिना सीपीआई के सरकार ही नहीं बनती, और जब जब लालू जी की सरकार पे संकट रहा तो सीपीआई ने ही उसको बचाया है। ये तो इतिहास है। और ये उस स्तर तक है कि पहली बार जब 90 में सरकार बन रही थी तो बीजेपी भी उस सरकार का समर्थन कर रही थी। तो
लेफ़्ट भी एक्चुअली होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है। ये कन्फ्यूजन क्यों होता है कि लेफ़्ट भी कई तरह के हैं, लाल भी कई तरह का है। जो ज़्यादा कहते थे प्रतिगामी शक्ति वो ज़्यादा जो है उनके साथ मिले हुए हैं। हम लोग सब एक साथ हैं, इस पर कोई टीका टिप्पणी करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि चुनाव के दौरान जब आप किसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे होते हैं तो आप ऐसी बात बोल जाते हैं जिस बात को नहीं बोला जाना चाहिए। और ये सच्चाई तो है नहीं कि एक ज़िले और एक जात की पार्टी है। वो आप देख लीजिए कि जो सीट भी मिला है वो एक ज़िले में नहीं है, वो जो है बेगूसराय में भी है, मधुबनी में भी है, पूर्णिया में भी है। और जो कैंडिडेट हैं वो भी एक जात के नहीं हैं, सभी जात के लोग हैं उसमें। जब 6 ही सीट है तो उसमें जितना संभव हो सकता है इंक्लूसिव उसको बनाने की कोशिश की गई है। रही बात कि टीका टिप्पणी जो होता है उसको रिस्पॉन्ड करने का, ना मैं टीका टिप्पणी करता हूँ ना रिस्पॉन्ड करता हूँ। कई बार लोग मुझे ये सवाल बनाते हैं, इवन अभी सवाल बना रहे हैं कि नीतीश के खिलाफ आप इतना क्यों नहीं बोलते हैं। देखिए कहा जाता है ना कि सितार के तार को उतना ही खींचिए कि उससे धुन भी निकले, हाँ, ऐसा ना हो कि जो है वो टूट ही जाए। तो राजनीतिक विरोध करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक विरोध जो है वो निराधार नहीं होना चाहिए। अब जो लोग प्रतिगामी कहते थे आरजेडी को, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हम लोग, हाँ, हम लोग तो कभी कहे नहीं हैं। हमारा तो पुराना एक जो है अलायंस रहा है आरजेडी के साथ। तो मेरा यही मानना है और उसी चीज़ को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि कोई बात ऐसी ना कही जाए कि जीवन के किसी दौर में उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। तो मैं इन चीज़ों से बचता हूँ और इसमें शामिल नहीं होता। ही बढ़ रहे हैं। अब तो लालू प्रसाद के साथ आप लोग गठबंधन है, वो सजा याफ्ता हैं जिस मामले में, है ना। आरजेडी के रैंक एंड फाइल से बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई वो तो निर्दोष हैं, साजिश के तहत फंसाए गए हैं। क्या विद इन लेफ्ट एक सीपीआई पार्टी के कार्ड होल्डर होने के नाते अब भी सोचते हैं कि वो निर्दोष हैं इसलिए फंसाए गए हैं? देखिए, एक तो बात ये कही गई है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ठीक है, और इसको भाजपा ने सिद्ध किया है। सिद्ध कैसे किया है कि जो उनसे मिल जाते हैं, चाहे उनके ऊपर कोई आरोप रहा हो, वो सारे आरोप जो है वो धुल जाते हैं। इस हकीकत को आज देश की जनता बहुत आसानी से समझ रही है। रही बात किसी एक मामले में सजा याफ्ता हो जाने की, तो ये अलायंस उस व्यक्ति के साथ तो नहीं हुआ है। ऐसा तो मैंने, देखिए, ब्याह शादी का मामला नहीं है ना कि जो है लड़का लड़की का ब्याह हो रहा है। ये एक पॉलिटिकल अलायंस है। पॉलिटिकल अलायंस जो है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के आधार पे होगा, है। हम लोग वामपंथी लोग जब भी किसी पार्टी से अलायंस करते हैं तो किसी व्यक्ति के आधार पे तो करते नहीं हैं। उस पार्टी के साथ जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। और आप देखिए कि क्या आरजेडी का भी जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, ये हुआ है ना। तो वो जब हुआ है तभी ये अलायंस हुआ है। तो जानबूझ करके सारे के सारे जो है डिस्कोर्स को एक व्यक्ति पे इसलिए केंद्रित करने की कोशिश की जाती है ताकि हम लोग जो बिहार के सवाल को, बिहार के मुद्दों को पटरी पे लाने की कोशिश की जा रहे हैं, उस गाड़ी को डिरेल कर दिया जाए। हम बार बार अपने भाषणों में बात बोल रहे हैं और किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी नहीं है। ये राजनीतिक समझदारी है कि ये चुनाव किसी को नेता बनाने का नहीं, सही नीतियों को लागू करवाने का है। ये चुनाव चेहरे का नहीं, चरित्र का है। ये चुनाव कि आपके भीतर बिहार में बदलाव का नीयत है कि नहीं है। तो ये नीति, नीयत और चरित्र का चुनाव है। इसको लोग डिरेल करने का प्रयास करते हैं। वो एक कानूनी मामला है, कानूनी तरीके से चल रहा है। दोषी करना, करार देना और निर्दोष साबित करना ये न्यायालय का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम लोग जो है पीपल्स के बीच में जब जा रहे हैं तो कोई पीपल्स कोर्ट की हियरिंग नहीं हो रही है। वो काम जो है, जो एक इंस्टीट्यूशन है वो करेगा। हमारा अलायंस इस बात के लिए हुआ है कि बिहार के भीतर बदलाव की समर्थक जितनी भी शक्तियां हैं और जो चाहते हैं कि बिहार के लोगों को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में महत्व दिया जाए और उनसे जुड़े हुए मुद्दों को महत्व दिया जाए, इस आधार पे जो एक संकल्प पत्र तैयार हुआ है, उन सारी शक्तियों को इकट्ठा करने का कोशिश किए हैं। और यहाँ तक हम लोग अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं कि सीट की संख्या भी मायने नहीं रखती है। हमारी पार्टी को लेकर के कई लोगों ने सवाल पूछा कि आपको 6 ही सीट मिला है। हम बोले कि नंबर मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि परीक्षा पास करने के लिए मान लीजिए 35 मार्क्स चाहिए, हम 34 भी ले आएंगे तभी तो परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे। तो मिनिमम 35 तो चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य है कि हम दंगाई और महंगाई को रोकना चाहते हैं तो दंगाई और महंगाई को रोकने के लिए इसके खिलाफ जो शक्तियाँ हैं उसको एकजुट होना पड़े।
उनको इकट्ठा करना हमारी प्राथमिकता है। अननेसेसरी पूरे डिस्कोर्स को एक व्यक्ति पे केंद्रित करके मौजूदा सत्तारूढ़ दल जो है वो राजनीति के सवाल को डिरेल करना चाह रही है। फर्स्ट फेज का चुनाव जिस तरीके से खत्म हुआ, आज चुनाव तो मतलब प्रचार थमा है और 2 दिन के बाद वोट पड़ेंगे। सेकेंड फेज, थर्ड फेज, कोसी सीमांचल के बेल्ट में भी चुनाव जाएगा और वहाँ कोसी सीमांचल के इलाके में जो हम इस बीच आए गए हैं, उससे जो वहाँ का आप कोसी सीमांचल से समझिए कि जो एक मुस्लिम क्राउड है उसके भीतर जिस तरीके से प्रतिनिधित्व लेने का और वैसी जिस मजबूती से वहाँ पर दाखिल हो रहे हैं, आप उसको लेकर के कुछ सोच समझ रहे हैं? MIM जैसी पार्टियां जो एंट्री कर रही हैं बिहार की पॉलिटिकल डिस्कोर्स। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, MIM को लेकर के पक्ष में और विपक्ष में एक अतिवादी जो है बयानबाजी की जाती है। जो पक्ष में है वो भी अतिवादी बात बोलते हैं, जो विपक्ष में है वो भी अतिवादी बात बोलते हैं। मैं पक्ष में जो बोलते हैं उसको छोड़ देता हूँ। जो विपक्ष में कहते हैं कि वोट कटवा है, मैं कहता हूँ इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वो एक पार्टी है, चुनाव लड़ना उसका अधिकार है। इवन अगर आप पार्टी नहीं है, आपको भी मन होगा तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। रही बात कि उनके लड़ने से किसको कितना फ़ायदा और किसको कितना नुकसान होगा, देखिए बिहार के लोगों के बारे में जो पूरा देश मानता है कि बिहार में लोग जो हैं वो पॉलिटिकल समझदारी रखते हैं, इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। बिहार के लोग जानते हैं कि उनको किसको वोट देना है। ये जितना माहौल बनना है बन जाने दीजिए। बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि अगर हमको सरकार बदलना है तो हमको महागठबंधन को वोट देना होगा, और सरकार अगर नहीं बदलना है तो बाकी जिसको वोट देना है दे दीजिए। तो ये कोई कन्फ्यूजन वहाँ पे नहीं है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग उसको जवाब कर दे रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है। बिहार की जनता के विवेक के ऊपर हम लोगों को भरोसा करना चाहिए और अनावश्यक टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है कि उनको वोट कटवा कहा जाए या उनको बीजेपी का बी टीम कहा जाए या उनको बीजेपी का एजेंट कहा जाए। ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। एक पार्टी है, चुनाव लड़ रही है, वोट देना और नहीं देना ये जनता का काम है। उसके विवेक पे हमको भरोसा करना चाहिए और हमको पूरा भरोसा है कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो चाहते हैं कि यही कंटिन्यू रहे जो बिहार में चल रहा है, एक वो है जो चाहते हैं कि बदलाव हो, और बदलाव का संकल्प लेकर के महागठबंधन आई है। और मुझे लगता है कि बिहार के लोग इसको बखूबी समझते हैं और अपना समर्थन वो महागठबंधन को देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम यहाँ बेगूसराय में बात कर रहे थे कन्हैया से, द बिहार मेल के लिए। मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।